ग्रासलैंड इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम हो गया। आज बात करते हैं दूसरा ग्रासलैंड इकोसिस्टम। ग्रासलैंड इकोसिस्टम जैसे कि नाम से अपन को पता लग रहा है, ग्रासेस ग्रासेस यानी कि घास फूस होंगे, उनसे मिलके जो इकोसिस्टम होगा उसको अपन क्या कह देंगे, ग्रासलैंड इकोसिस्टम। यानी कि जो नॉन लिविंग या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो ग्रासेस के ऊपर डिपेंड होंगी, उसको अपन क्या बोल देंगे, ग्रासलैंड इकोसिस्टम। ठीक है। तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम की जब अपन बात करते हैं तो ये क्या है कि ग्रासलैंड इकोसिस्टम के अंदर एक वाइड रेंज के अंदर ग्रासेज आती हैं। ठीक है। एक बड़ी रेंज के अंदर अलग अलग टाइप की ग्रासेज आएंगी, घास फूसे आएंगी, जो कि इसके अंदर ध्यान रखना पेड़ पौधे नहीं आएंगे, बट प्लांट्स या ट्रीज नहीं आते हैं जनरली। ठीक है। तो छोटी छोटी घासेज या फिर बड़ी बड़ी घासेज घासेज जितनी भी होती हैं वो अलग अलग टाइप की सब किसके अंदर आएंगे, ग्रासलैंड इकोसिस्टम के अंदर आएंगी। ठीक है। अब ग्रासलैंड इकोसिस्टम की बात करते हैं तो देखो ग्रासलैंड इकोसिस्टम क्या है। जैसे कि मैंने बताया था कि ये ग्रासेस से मिलके बना है। तो जनरली क्या होता है, जैसे रेनफॉल होती है, तो रेनफॉल होती है तो उस टाइम ग्रीनरीज होती है, यानी कि ग्रासेस चारों तरफ मिल जाएगी। ठीक है। अगर थोड़ी सी मिट्टी अगर वहाँ की यूजफुल होगी तो। ठीक है। तो क्या होता है, रेनफॉल के टाइम पे क्या होती है, ग्रासेस आ जाती है। और गर्मी के टाइम पे जनरली, जैसे अगर अपन डेसिडस फॉरेस्ट या सेमी एरिड रीजन की, अगर हमारे वाले रीजन की अगर अपन वेस्टर्न रीजन की बात करें, तो यहाँ पे क्या होता है कि मानसून के टाइम पे तो ग्रासेस ग्रो कर जाती हैं और वैसे सूख जाएंगी। सूखने के बाद में क्या हो जाएंगे, जो उनके फ्रूट्स वगैरह हैं वो उसी के अंदर रह जाएंगे। ठीक है। और जैसे ही पानी देंगे या फिर जैसे मानसून का टाइम होगा, वो रूट से सीड्स के थ्रू वापस ग्रो कर जाती हैं। ठीक है। तो इस तरीके से साइकिल चलती रहती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, ग्रासलैंड इकोसिस्टम बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद में अगर ग्रासलैंड इकोसिस्टम की बात करें तो इसके अंदर काफ़ी सारी स्पीसीज आती हैं, ग्रासेस की, हर्ब्स की और इंसेक्ट्स की। ठीक है। इन सब से मिलके क्या बनेगा, एक इकोसिस्टम मिलेगा। तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम की अगर अपन बात करें तो इसके अंदर ग्रासेस, हर्ब्स और स्पीसीज की ये इंसेक्ट की स्पीसीज की काफ़ी सारी वेराइटी आती है, जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहती है। ठीक है। कुछ इंसेक्ट्स रहेंगे जो ये क्या करेंगे, जो ग्रासेस के ऊपर डिपेंड रहेंगे। जब ग्रास ग्रो करेगी तब वो अपना फूड जो प्रिपेयर करते हैं, फिर फूड जो डिपेंड फूड के लिए जो डिपेंड होते हैं वो टोटली किसके ऊपर डिपेंड रहते हैं, ग्रासेस के ऊपर रहते हैं। ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं ग्रासलैंड टाइप इन इंडिया। ये कौन कौन से टाइप है ग्रासलैंड के जो इंडिया के अंदर प्रेजेंट हैं। ठीक है। तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम के अंदर ग्रासलैंड टाइप की अगर अपन बात करें तो सबसे पहला आता है जैसे हिमालय पॉस्चर बेल्ट। ठीक है। सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं ग्रासलैंड इकोसिस्टम की इंडिया के अंदर, इसके अंदर फर्स्ट है हिमालय पॉस्चर बेल्ट। हिमालय पॉस्चर बेल्ट के अंदर क्या आएगा, देखो ये जनरली हिल स्लोप है, उनसे ये इस टाइप का जो ग्रासलैंड है। ठीक है। ये कहाँ पे मिलता है, जो हिल स्लोप होती है वहाँ पे मिलता है। हिमालय के जो स्लोप वाला इलाका, जो डाउनफॉल जो इलाका होता है, एरिया होता है, वहाँ पे ये ग्रो करती हैं। ठीक है। इस टाइप की ग्रासेज, ठीक है, हर्ब्स जो भी होते हैं, जिनको अपन मेडिसिनल प्लांट के मेडिसिनल पर्पज से अपन काम में लेते हैं। ठीक है। इनको अपन मेडिसिनल पर्पज से काम में लेते हैं। ठीक है। ये लोअर लेवल पे है, जो हिमालय के जो लोअर लेवल, यानी कि जो वही अपन बात करें जो हिल स्लोप वाला, जैसे जैसे डाउन टू अर्थ अपन जाएंगे। ठीक है। तो वहाँ पे ये ग्रो करेंगे। इसके अंदर क्या होता है, देखो एनिमल्स जो होते हैं वो माइग्रेट करते हैं हाई एल्टीट्यूड से लो एल्टीट्यूड की ओर। देखो किस तरीके से माइग्रेशन होता है इसके अंदर। अगर अपन बात करें एनिमल्स का, शुरू में क्या होता है, जो एनिमल्स होते हैं जो हाई एल्टीट्यूड पे, गर्मी में क्या है कि हाई एल्टीट्यूड ग्रासलैंड में रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे लोअर एल्टीट्यूड पे क्या होगी, ग्रासेस नहीं होती गर्मी के दिनों में। ठीक है। गर्मियों के दिनों में क्या होती है, लोअर एल्टीट्यूड पे ग्रासेस नहीं मिलेगी। तो ये क्या करते हैं कि सर्दियों के ये वहाँ पे वहाँ से मूव कर जाते हैं। और सर्दियों के दिनों में क्या होता है, जैसे स्नोफॉल होगा। ठीक है। सॉरी, सर्दियों के दिनों में क्या होगा, स्नोफॉल होगा। स्नोफॉल होगा तो बर्फ की परतें किसके ऊपर, ग्रासेस के ऊपर गिरेंगी। ग्रासेस के ऊपर गिरेंगी तो वो क्या है कि ग्रास, आप कुछ एनिमल्स हैं जो टोटली ग्रासेस के ऊपर डिपेंड है, जिनका फूड क्या है, ग्रास है। ठीक है। तो वो क्या करते हैं, फिर वहां से मूव कर जाएंगे सर्दियों के दिनों में। और क्योंकि सर्दियों के दिनों में क्या हो रहा है, स्नोफॉल हो रहा है, बर्फ गिर रही है, तो बर्फ की चादर ने किसको कवर कर लिया, ग्रासेज को कवर कर लिया। ठीक है। ग्रास को किसने कवर किया, स्नोफॉल ने कवर किया। और स्नोफॉल के कवर होने की वजह से क्या है कि जो उनका फूड है वो खत्म हो गया एनिमल्स का। तो वो क्या करते हैं, फिर वहां से मूव करके हाई एल्टीट्यूड एरिया में चले जाते हैं। ठीक है। जैसे बियर्स वगैरह जो हिमालयाज में रहते हैं। ठीक है। भालू वगैरह जो रहते हैं। तो ये तो पहला कौन सा हो गया, हिमालय पोस्चर रीजन बेल्ट हो गया, फिर रीजन बोल दो। सेकंड आता है तेरई। तेरई की अगर अपन बात करते हैं, ठीक है, देखो तेरई की अगर अपन बात करते हैं तो इसके अंदर सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज, मेन चीज है कि इसके अंदर टॉल ग्रासलैंड होती है। टॉल ग्रासलैंड का मतलब क्या है, बड़ी बड़ी घासेज होती है। और पूरे वर्ल्ड के अंदर तेरई एक ऐसा ग्रासलैंड है जहाँ पे सबसे बड़ी घासें मिलती हैं। इससे बाकी सब जगह और इससे छोटी छोटी ग्रासेज मिलेंगी। ठीक है।
जिसको अपन क्या बोलते हैं, तेराई डुअर सेवन्ना रीजन अपन जिसको बोलते हैं जनरली। तो ये तेराई डुअर सेवन्ना है, या फिर शॉर्ट में बोल दो तेराई जो ग्रासलैंड है, वो कहाँ पे मिलेगा? ये भी हिमालय के बेस पे मिलता है, ठीक है। ये कहाँ मिलेगा? हिमालय के बेस में मिलेगा। और ये कहाँ पे मिलेंगी? स्लोप जो होगा यहाँ पे मिलेंगी, ठीक है, हिमालय पोस्टर रीजन। और ये बेस में मिलेगी। बेस में मिलती है तो वहाँ पे अगर अपन बात करें कि जैसा कि मैंने बताया था कि वर्ल्ड टालेस्ट ग्रासलैंड कौन सा है? तेराई ग्रासलैंड हो जाएगा। यहाँ पे क्या होती है? बड़ी बड़ी घासेज होती हैं, एवरग्रीन होती है हमेशा। और जनरली डेसिडस, ये तेराई अगर अपन की बात करें तो एवरग्रीन फॉरेस्ट के अंदर भी आता है और डेसिडस फॉरेस्ट के अंदर भी आता है, ठीक है। नेपाल की अगर अपन बात करें तो नेपाल में सबसे लंबी घासेस मिलती हैं, ठीक है। तेराई के जैसे अभी तो अपन इंडिया की बात करें, लेकिन इंडिया के अलावा अपन जैसे पूरे वर्ल्ड लेवल की अगर अपन बात करें तो नेपाल में सबसे लंबी घासेस तेराई के अंदर मिलती हैं, ठीक है। तो इसके अंदर एक चीज ध्यान रखने वाली बात क्या है कि सबसे लंबी घासेस तेराई के अंदर आती है, ठीक है। तो ये पहला हो गया हिमालय पाश्चर रीजन, हिमालय रीजन हो गया। दूसरा हो गया तेराई रीजन हो गया। इसके बाद में बात करते हैं, थर्ड आता है सेमी एरिड। देखो सेमी एरिड की अगर अपन बात करें, सेमी एरिड के अंदर बात करें, जैसे कि मैंने बता दिया सेमी एरिड रीजन कैसा है? जहाँ पे बारिश बहुत कम होती है, ठीक है। तो सेमी एरिड रीजन, अब बारिश कम कहाँ पे होती है? जैसे कि मैंने बताया तुमको शुरू में भी बताया था, वेस्टर्न इंडिया और सेंट्रल इंडिया, ठीक है। जो अपना वाला इलाका इलाका है राजस्थान का, गुजरात का, या फिर मध्य प्रदेश का, यूपी का, ये सब किसके अंदर आते हैं? वेस्टर्न सेंट्रल रीजन के अंदर आ जाता है, ठीक है। तो और डेक्कन, इसके अलावा एक तो वेस्टर्न इंडिया हो गया, सेंट्रल इंडिया हो गया, डेक्कन। डेक्कन वाला पार्ट कौन सा है? आंध्र प्रदेश वाला, जो मैंने बताया था डेक्कन चार्जर्स से ध्यान रखना, ठीक है। आंध्र प्रदेश वाला इलाका है, तो वहाँ पे भी क्या होती है? इस तरीके की ग्रासेस मिलती है। इस तरीके की ग्रासेस क्या होती है? इसके अंदर क्या होता है? जो एनिमल्स की अगर अपन बात करें, ठीक है, सेमी एरिड ग्रासलैंड के अंदर अगर अपन एनिमल्स की अगर फोना की बात करें, मैंने बताया एक फ्लोरा होता है, एक फोना होता है, आपस में इंटरलिंक होते हैं। फ्लोरा मतलब कि फ्लावर्स, ठीक है, और फोना मतलब कि एनिमल्स। जो फोना होते हैं वो इसके अंदर किस तरीके के फोन होते हैं? मेमल्स होते हैं जनरली, ठीक है। मेमल्स होते हैं। मेमल्स की अगर अपन बात करें तो मेमल्स में कौन कौन से होंगे? जैसे ये लिख रखा है मेमल्स सच एज वॉल्फ, ब्लैक बुक, चिंकारा, और कुछ टाइप के वर्ड्स होते हैं जो इंसेक्ट्स को खाते हैं इसके अंदर। तो इस तरह के यहाँ पे एक इकोसिस्टम होता है, एक दूसरे से आपस में ये लिंक होते हैं, जिनका फूड टोटली किसके ऊपर डिपेंड करता है? सेमी एरिड ग्रासलैंड के ऊपर, ठीक है। सेमी एरिड ग्रासलैंड के ये सीजनल ग्रासेस, जैसे कि सेमी एरिड की अगर अपन बात कर रहे हैं, तो सेमी एरिड के अंदर क्या होगा? जैसे हमको पता है कि बारिश है हमेशा नहीं होती, कभी कभार होती है। तो ये क्या होती है? सीजनल ग्रास होती है, यानी कि जब बारिश होती है मानसून के टाइम पे ये क्या करती हैं? ग्रो करती हैं। उस टाइम क्या होती है? जो ये एनिमल्स हैं सेमी एरिड रीजन के अंदर आ जाते हैं और अपना फूड अपने फूड के लिए टोटली इनके ऊपर डिपेंड करते हैं। बाकी उसके अलावा फिर ये क्या कर जाते हैं? मूव कर जाते हैं यहाँ से, ठीक है। जैसे कि तुमने देखा होगा कि कुछ बर्ड्स वगैरह हैं जो कुछ एक स्पेसिफिक टाइम पे अपने इंडिया के अंदर आती है, बाकी उस टाइम वो टाइम निकलने के बाद में वो चले जाते हैं। हर बर्ड्स की अलग अलग क्वालिटी होती है। उसी तरीके से इसके अंदर एनिमल्स की अगर अपन बात करेंगे तो ये क्या करते हैं? टोटली इसके ऊपर सेमी एरिड के ऊपर डिपेंड होते हैं। जैसे कि अगर अपन मेमल्स की बात करें तो वॉल्फ हो गया, ठीक है। वॉल्फ वॉल्फ हो गया, ब्लैक बक हो गया, चिंकारा हो गया, और बर्ड्स होती हैं जो इंसेक्ट्स को खाती हैं, ठीक है, जिनको अपन बोलते हैं इंसेक्टिवोरस बर्ड, जो इंसेक्ट्स को खाएंगी, ठीक है। इसके बाद में लास्ट ग्रासलैंड सिस्टम जो आता है वो आता है सोलह ग्रासलैंड सिस्टम। सोलह ग्रासलैंड की अगर अपन बात करें तो इसके अंदर ये क्या है? हिल सोलह ग्रासलैंड की अगर अपन बात करें तो ये क्या है कि हिल स्लोप के पैचेज के रूप में मिलती है। हिल स्लोप जो ये सोलह फॉरेस्ट है, ठीक है। सोलह फॉरेस्ट एक जंगल है। तो सोलह फॉरेस्ट ये कहाँ पे मिलता है? ये वेस्टर्न घाट्स पे, नीलगिरी वेस्टर्न घाट्स पे। यहाँ पे क्या है? सोलह फॉरेस्ट है, वेस्टर्न घाट्स नीलगिरी। और ये दे रखा यहाँ पे क्या होता है कि सोलह फॉरेस्ट है जिनकी जो हिल स्लोप है, जैसे ये दे रखा है ये सोलह फॉरेस्ट है, ठीक है। इनके हिल स्लोप पे ये जैसे ये स्लोप है, यहाँ पे क्या होती है? ये ग्रासेस मिलती है, जिनको अपन क्या बोलते हैं? सोलह ग्रासलैंड। सोलह ग्रासलैंड क्यों बोला है? ये सोलह फॉरेस्ट की वजह से, सोलह फॉरेस्ट के अंदर ये ग्रासेस मिलती है, इसलिए इसको सोलह ग्रासलैंड बोलते हैं, ठीक है। बस कहाँ पे मिलेगी ये ध्यान रखना, वेस्टर्न घाट, नीलगिरी, इन पे क्या होता है? ये सोलह फॉरेस्ट होता है वेस्टर्न घाट और नीलगिरी में। नीलगिरी पर्वत सुना होगा तुमने, सोलह वेस्टर्न घाट भी होती है। तो यहाँ पे क्या है कि सोलह फॉरेस्ट है, और सोलह फॉरेस्ट के जो ये हिल स्लोप है, हिल स्लोप पे ये ग्रासेस मिलती है, ठीक है। तो ये कुछ ग्रासलैंड सिस्टम थे, जिसमें कौन कौन से आ गए? पहले बात करी हमने हिमालय की बात करी, दूसरा आ गया तेराई आ गया, तीसरा आया था सेमी एरिड, और चौथा हो गया ये सोलह ग्रासलैंड सिस्टम, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं अपन, हाउ आर ग्रासलैंड यूज्ड। देखो ग्रासलैंड को अपन किस तरीके से यूज में लेते हैं, ठीक है, या फिर अपन कह सकते हैं ग्रासलैंड के ऊपर अपन किस तरीके से डिपेंडेंट है।
तो जैसे कि इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हम सब जानते हैं। ग्रासेज़ है, ग्रासेज़ का काम क्या है? अपन किस तरीके से ग्रासेज़ को अपन घास की अगर अपन बात करें, सूखी घास या हरी घास की अगर अपन बात करें, तो हम किस तरीके से इसके ऊपर डिपेंडेंट। सबसे पहले तो ग्रेज़िंग के लिए, ठीक है? एनिमल जो जिनके पास पशु होते हैं, वो क्या करते हैं, वो चराने के लिए उनको चराने के लिए घास पे छोड़ देते हैं, जिससे कि उनकी फूड के लिए वो टोटली किसके ऊपर डिपेंड है, ग्रेजिंग जो एनिमल्स हैं, वो ग्रेजिंग के लिए किसके ऊपर डिपेंड होते हैं, ग्रासेस के ऊपर। दूसरा अगर अपन बात करें, ठीक है, ये क्या करता है, डाइवर्सिटी को मेंटेन कर बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करते हैं, एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को डेवलप करते हैं। मतलब एक अगर अपन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या फिर जैसे व्यूज की अगर अपन बात करें, तो इसके लिए भी ये हेल्पफुल है। ग्रीनरीज होती है, हर किसी को देखना पसंद होती है, ठीक है, हर किसी को वहाँ पे घूमना पसंद होता है। तो ये क्या करते हैं, बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करती है और वाइल्ड लाइफ व्यूइंग के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पहला हो गया ग्रेजिंग हो गया, दूसरा हो गया वाइल्ड लाइफ व्यूइंग या फिर बायोडाइवर्सिटी को ये क्या करती है, मेंटेन करती है। ठीक है, तीसरी अगर अपन बात करें, तो कुछ अभी भी जैसे झोपड़ी वगैरह या फिर इस तरीके के अगर कुछ बनाने हो, तो वो किससे बनती है, ये घासेस से अपन इनकी बनाते हैं। ठीक है, शेड्स वगैरह जो अपन बनाते हैं, टीन शेड, ये ग्रासेस शेड्स जो होती हैं, ठीक है, जो छाया करने के लिए जो अपन झोपड़ी वगैरह बनाते हैं, वो भी किसके यूज है, ग्रासलैंड के यूज है। ठीक है, इसके अलावा जो थॉर्नी ब्रांचेज होती हैं, जो थोड़ी सी सख्त होती हैं और टाइट कांटेदार होती हैं, उनको अपन फ्यूल फ्यूल वुड फ्यूल वुड के रूप में काम में लेते हैं। ठीक है, ग्रासलैंड यूज की बात करी सबसे पहले ग्रेजिंग के लिए। ठीक है, दूसरा हो गया वाइल्ड लाइफ व्यूइंग के लिए, बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करती हैं। ठीक है, तीसरा हो गया हाउस और अपने फार्म की शेड्स के जैसे कि झोपड़ी वगैरह अपन जो बनाते हैं छाया करने के लिए, वो भी अपन इसी से यूज में लेते हैं, ग्रासलैंड इकोसिस्टम से। ठीक है, दूसरा मैंने इसके बाद में बताया था, थॉर्नी ब्रांचेज जितनी भी होती है, जैसे थोड़ी सख्त होती है या फिर कांटेदार ब्रांचेज होती है, उनको अपन एज ए फ्यूल वुड अपन काम में लेते हैं। ठीक है, एज ए फ्यूल वुड अपन उनको काम में लेंगे। इसके बाद में बात करते हैं, व्हाट आर द थ्रेट टू ग्रासलैंड। ग्रासलैंड इकोसिस्टम के लिए खतरा क्या है। ठीक है, खतरे की अगर अपन बात करें, कि अपन को पता है कोई भी चीज़ है, अगर अपन जरूरत से ज़्यादा यूज करेंगे, और अभी तक अपन ईवीएस के अंदर यही चीज़ पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, कि अगर जरूरत से ज़्यादा यूज करेंगे तो वो चीज़ खत्म होनी ही है एक दिन। ठीक है, तो इसी के अंदर सेम थ्रेट क्या हो जाएगा, एक तो ओवर यूटिलाइजेशन हो जाएगा। अब ओवर यूटिलाइजेशन अपन किस तरीके से कर सकते हैं, जैसे ग्रेजिंग है, चराने के तौर पे, मान के चलो जितनी वो ग्रो नहीं हो रही, और उससे अपन डेली अगर रेगुलरली अगर अपन ग्रेजिंग के लिए अगर एनिमल्स को छोड़ रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगी, एक दिन खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो अल्ट्रेशन करके इस तरीके के कुछ अपन को अल्टरनेट करके कुछ ग्रेजिंग का विकल्प अपन को ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, तो ओवर यूटिलाइजेशन की अगर अपन बात करें, तो किस तरीके से ओवर यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, तो ओवर ग्रेजिंग करके। ठीक है, ग्रेजिंग अगर जरूरत से ज्यादा करेंगे, तो वो क्या हो जाएंगी, डिसअपियर हो जाएंगी, सारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, दूसरे एक मेन, अगर अभी तुमने पढ़ा हो, तो ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लगी थी। ठीक है, तो एक लाइट और ये आग में फायर भी क्या है, एक इसको डिग्रेड करने का रीजन है। ठीक है, जिसकी वजह से ग्रासलैंड इकोसिस्टम डिग्रेड हो जाता है, या फिर एक खतरा है ग्रासलैंड इकोसिस्टम के लिए, आग। जनरली क्या होता है, जैसे समर के अंदर, गर्मी के अंदर क्या होता है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, घास सूख जाती है, सूखने पे क्या हो जाती है, और धूप पड़ती है, तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होने की वजह से क्या, ऑटोमेटिक वहाँ पे आग लग जाती है। अगर इस तरह के अगर आग लग भी जाए, तो हमारे पास पूरे मैनेजमेंट, गवर्नमेंट के पास एक पूरा मैनेजमेंट होना चाहिए कि उस आग को तुरंत फैलने से रोकें। क्योंकि अगर गर्मी के दिनों में अगर आग लगी, तो वो तुरंत क्या, पूरे जंगल को तुरंत ही कुछ ही मिनट के अंदर कवर कर लेगी, क्योंकि चारों तरफ क्या होता है, सूखा सूखा होता है, सूखी घास होती है, सूखे पेड़ पौधे होते हैं, तुरंत वो आग पकड़ लेते हैं। तो इस तरीके से क्या है कि ग्रासलैंड इकोसिस्टम खत्म होने के चांसेस ज्यादा से ज्यादा रहते हैं। ठीक है, ओवर ग्राजिंग मैंने बता ही दिया। ये कुछ इसके रीजन है, जिनके वजह से जिनको अपन प्रिवेंट करके अपन उसका ओवर यूटिलाइजेशन या फिर अपन उसको ग्रासलैंड इकोसिस्टम को अपन बचा सकते हैं। ठीक है, अगर ग्रासलैंड इकोसिस्टम डिसअपियर, अगर ये गायब हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, देखो, ग्रासलैंड अगर डिसअपियर हो गए, तो क्लाइमेटिक कंडीशन खराब हो जाएगी। ठीक है, क्लाइमेटिक कंडीशन खराब हो जाएगी, टेम्परेचर कंट्रोल नहीं हो पाएगा, टेम्परेचर कंट्रोल नहीं होगा, जो छोटे मोटे लोग हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, या फिर अपन कह सकते हैं जो फॉरेस्ट के अंदर रहते हैं, या फिर इस तरीके के एरिया में, जो कोरिलेटेड एरिया में जो रहते हैं, उनका क्या होता है, इकोनॉमी पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो वो कुछ नहीं कर सकते। दूसरा, जैसे हम भी कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनके ऊपर डिपेंडेंट है, तो हम भी कहीं ना कहीं ये क्या होंगे, अफेक्ट होंगे। और इकोसिस्टम जब मिसबैलेंस होगा, तो सभी उसी के अंदर जो भी आने वाले लिंक अप चेन के अंदर जो भी ऑर्गेनिज्म है, वो सब डिस्टर्ब हो जाएंगे। ठीक है, इसको किस तरीके से हम कंजर्व कर सकते हैं, कंजर्व यानी कि हम किस तरीके से इसको बचा सकते हैं, या फिर लाइफ लॉन्ग अपन चला सकते हैं। तो इसका सीधा सा है, ओवर ग्राजिंग को हमको रोकना पड़ेगा।
जो पशु को जो चराते हैं ज़्यादा न चरा के, या फिर मैंने जैसे कि बताया इसको रोटेशनल ग्राजिंग पैटर्न के अंदर अपन क्या कर सकते हैं, जैसे कि अपने पास एक ही एरिया में अपन उनको ग्रेजिंग ना करवा के अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट एरिया में ग्रेजिंग करवाएं, ठीक है। जिससे कि क्या होता है, वो ग्रो भी करती रहेंगी और ग्रेजिंग भी होती रहेगी, और अपन ज़्यादा से कम, ये नहीं है कि ओवर ग्रेजिंग कराएं कि बहुत ज़्यादा अपन ग्रेजिंग कराएं। दूसरा फायर, जैसे कि मैंने बताया था कि फायर को रोकने के कुछ विकल्प होने चाहिए। अगर आग लग भी जाए तो उनको रोकने के अपने पास संसाधन होने चाहिए, ठीक है। इसके बाद में बात करें कि हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम इसको केयरफुली हम क्या करेंगे, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब प्रोटेक्ट करेंगे कि किस तरीके से प्रोटेक्ट करेंगे, वही ओवर ग्रेजिंग से हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। प्रोटेक्ट आग लगने से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। दूसरा, हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को अपन डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। एनिमल्स जितने भी होंगे अपन उनको ओवर ग्रेजिंग से अपन क्या करेंगे, रोकेंगे, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं, और इसके अलावा अपन क्या कर सकते हैं, इसको रोकने मेंटेन बचाने के लिए हम अवेयरनेस को क्रिएट कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, ये तुम्हारा ग्रासलैंड इकोसिस्टम हो गया। ग्रासलैंड इकोसिस्टम का कंक्लूजन अगर मैं निकालूं, वापिस मैं एक बार रिवाइज करवाऊं, तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम सबसे पहले ग्रासेस से मिलकर वाइड वेराइटी ऑफ ग्रासेस से ये मिलकर बना होता है, ठीक है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम। जनरली क्या होता है कि बारिश होती है, मानसून के दिनों में ग्रासेज होती है जो ग्रो कर जाती है, उसके बाद में गर्मी के दिनों में वो क्या हो जाती है, सूख जाती है। सूखने के बाद में उसकी रूट्स उसके अंदर रह जाती है, मानसून आएगा वापस वापस वो क्या कर जाएगी, ग्रो कर जाएगी। तो इस तरीके से ये साइकिल चलती रहती है। इसके बाद में अपन ने बात करी थी ग्रासलैंड इकोसिस्टम है। इंडिया के अंदर अपन बात करें तो कुछ टाइप अपन ने ग्रासलैंड इकोसिस्टम के पढ़े थे। इसके अंदर सबसे पहले हिमालय पोस्चर रीजन पढ़ा था, दूसरा पढ़ा था तेराई ग्रासलैंड पढ़ा था। हिमालय पोस्चर रीजन की अगर अपन बात करें तो मैंने बताया था कि लार्ज नंबर ऑफ ग्रासेज और हर्ब्स हैं जो इसके अंदर आती हैं। हिल स्लोप रीजन में ये फैली रहती हैं। जैसे स्लोप बताया था ना कि स्लोप हिमालय के अंदर, हिमालय पर्वतमाला की जो स्लोपी एरिया है वहाँ पे ये क्या होती है, इस तरीके से स्लोपी एरिया, ये हिमालय पर्वत है, पर्वत कोई भी होगा, स्लोपी एरिया में ये क्या होती है, हिमालय ग्रासेस ग्रो करती हैं, ठीक है। और विंटर्स के दिनों में क्या होता है, जैसे हिमालय यहाँ पे सर्द टेम्परेचर क्या होता है, जनरली कम होता है, ठीक है। तो टेम्परेचर जब विंटर्स के दिनों में क्या होता है, स्नोफॉल होते हैं, स्नोफॉल हो गए तो सारी बर्फ से क्या हो जाती है, ये कवर हो जाती है। तो कवर होने के बाद में क्या होता है, जो एनिमल है वो यहाँ से मूव करके हाई एल्टीट्यूड वाले एरिया में चले जाते हैं, ठीक है। ये तो हो गया हिमालय। उसके बाद में बात करते हैं तेराई। तेराई के अंदर मैंने बताया था कि लंबी घासेज होती है, नेपाल के अंदर सबसे लंबी घासेज मिल जाएंगी, ठीक है। इसके बाद में सेमी एरिड रीजन बताया था, सेमी एरिड रीजन, सेमी एरिड ग्रासलैंड बताया था। उसके अंदर कौन कौन से आएगा, जैसे वेस्टर्न इंडिया बताया था, सेंट्रल इंडिया बताया था, डेक्कन प्लेटू बताया था, ठीक है। मैमल्स जितने भी है, मैमल्स की अगर अपन बात करेंगे, वॉल्फ हो गया, चिंकारा हो गया, बर्ड्स हो गए, ब्लैक बक हो गया, ये सब किसके ये कहाँ पे मिलते हैं, सेमी एरिड ग्रासलैंड में मिल जाएंगे, ठीक है। ग्रॉस जो कुछ वर्ड्स होंगे जो इंसेक्ट्स को खाएंगे, जो कि इंसेक्ट्स कहाँ पे रहते हैं, ये ग्रासेस के अंदर रहते हैं। तो इंसेक्टिवोरस वर्ड्स जिनको अपन बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद में लास्ट में मैंने बताया था 16 ग्रासलैंड। 16 ग्रासलैंड कहाँ होते हैं, जहाँ पे 16 ये फॉरेस्ट है। 16 फॉरेस्ट कहाँ पे, हिल स्लोप में, ये वेस्टर्न घाट्स और नीलगिरी, नीलगिरी जो पर्वत है यहाँ पे 16 फॉरेस्ट है। 16 फॉरेस्ट के जो हिल स्लोप है यहाँ पे ये ग्रासेस मिलती है। तो ये चार पांच तरीके के ग्रासलैंड हो गए यूज के, हमको पता है क्या क्या इसके यूज हैं ग्रेजिंग के लिए, ठीक है। दूसरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, थॉर्नी ब्रांचेज हो गए जिनको अपन फ्यूल वुड के अंदर काम में लेते हैं, ठीक है।